नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, शिक्षण विधियों के अंतर्गत या रीति विज्ञान के अंतर्गत आज हमारी 11वीं कक्षा है मित्रों। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। थर्ड ग्रेड को स्पेशली ध्यान में रखते हुए हम जिस कक्षा का आगाज कर रहे हैं उसका ये 11वां पड़ाव है मित्रों। आज का हमारा जो अध्याय है वो है हिंदी शिक्षण के उपागम या हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम आप कह सकते हैं। तो आइए हम सीधे ही इस उपागम के तरफ चलते हैं। उपागम का अर्थ क्या है इसको भी हमें समझने का प्रयास करना है ना। उपागम कहते किसे हैं, ये टॉपिक जरा अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह की बातें आती है। मैं प्रयास करूंगा आज की कक्षा में इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। बस आप जुड़ जाएं, अधिक से अधिक मित्र हमारे जुड़ते रहें और साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर करते रहें ताकि इस कक्षा का फायदा अधिक से अधिक मित्रों को मिल सके। पूर्णतः निःशुल्क क्लास है मधुरम हिंदी की इस ज्ञान गंगा में। आप सभी अवगाहन करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी जरूर सजेस्ट करें। मित्रों, जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। मित्रों, हमारे साथ यही स्थिति बनती है। आप प्रतियोगी हैं आप भी अभी रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं। रिश्ते जो हैं आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो रिश्ते देखिए खुद ब खुद सज जाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा का शुभारंभ हम करते हैं। आज हमारी 11वीं कक्षा है मित्रों और हम बात करेंगे शैक्षिक या शिक्षण के उपागम। और यहां हिंदी भाषा और मैं जोड़ देता हूं, है ना हिंदी भाषा के शैक्षिक या शिक्षण उपागम। आज इस पर चर्चा करेंगे हम, इसके अर्थ पर, महत्व पर, प्रकार पर हम बात करने वाले हैं। और मित्रों, ये जो कक्षा है ये कॉन्सेंट्रेट है हमारी थर्ड ग्रेड जो मुख्य भर्ती परीक्षा है उस पर ये आधारित कक्षा है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही यह अध्याय है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अगर मित्रों जब हम बात करते हैं कि अप्रोच का अर्थ क्या है, यानी ये जो उपागम है इसका अर्थ क्या है। उपागम का अर्थ होता है, अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें मित्रों उपागम का, तो उपागम का अर्थ होता है साधन, उपागम का अर्थ होता है निकट, उपागम का अर्थ होता है पहुंच, उपागम का अर्थ होता है पद्धति, उपागम का अर्थ होता है तरीका। और उपागम का अगर यूं अर्थ देखें तो विधियां सब जो है वो उपागम के अंतर्गत ही है मित्रों। सीधे तरीके से आप देखिएगा, शैक्षिक उपागम कह दीजिए या शिक्षण के उपागम कह दीजिए। अंग्रेजी में इस उपागम को हम कहते हैं मित्रों अप्रोच, है ना। यानी आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा में विविध विधाएं हैं, उन विधाओं को किस अप्रोच के साथ, किस नजरिए या दृष्टिकोण के साथ आप पढ़ाएंगे मित्रों, वही भाषा शिक्षण के उपागम कहलाते हैं। इसलिए उपागम शब्द से आप जो है कंफ्यूज नहीं हो। उपागम का अर्थ पद्धति ही है, यानी हिंदी भाषा की विविध विधाएं हैं। मान लीजिए आपने नाटक आपको पढ़ाना है हिंदी में, कहानी आपको पढ़ानी है, गद्य या पद्य जो भी विधा आपको पढ़ानी है मित्रों, उनको पढ़ाने का जो दृष्टिकोण है, जो तरीका है ना, जो विधियां हैं, वे विधियां ही कहीं न कहीं क्या कहलाती है, उपागम कहलाती है। इसलिए पढ़ाने का जो दृष्टिकोण देखेगा, शिक्षण के उस तरीके से जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा के शिक्षण के उस तरीके को या उस पद्धति को जिसके अंतर्गत जो है हिंदी भाषा की विविध शिक्षण विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी शिक्षण विधियों के प्रयोग से पहले अगर हम बात करते हैं तो वो शिक्षण के उपागम होते हैं और उन शिक्षण के उपागमों के अंतर्गत ही हिंदी शिक्षण की विविध विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है मित्रों, है ना, यानी किस दृष्टिकोण से हम पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ाने के प्रति जो हमारी अप्रोच है ना, किस प्रकार की अप्रोच है, किस प्रकार की सोच है, किस तरह की बातें हम हिंदी भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके तरीके क्या क्या होंगे, ये सब समेकित रूप से अगर हम कहें तो उपागम कहलाते हैं। मित्रों, आप देखेंगे जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं पढ़ाने के हमारे पास। एक स्तर होता है मित्रों प्राथमिक स्तर है, देखिएगा प्राथमिक स्तर का शिक्षण हमारे सामने है, माध्यमिक स्तर का शिक्षण है और उच्च माध्यमिक स्तर का शिक्षण है। यानी विद्यालयी शिक्षा की बात करें तो 3 प्रकार का शिक्षण हमारे सामने होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं शिक्षण उपागम। मित्रों, शिक्षण उपागम शिक्षण के क्रियाकलाप के लिए एक दृष्टिकोण है, शिक्षण के क्रियाकलाप के लिए, है ना, एक दृष्टिकोण है जिससे यह निश्चित होता है
कि कौन से स्तर पर शिक्षण के कौन से तरीके अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। कौन से स्तर पर शिक्षण के कौन से तरीके अधिक प्रभावशाली होंगे, इस बात का पता लगाया जाता है मित्रों। किसके द्वारा? शिक्षण के उपागमों के द्वारा इस बात का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। तो ये 3 स्तर है मित्रों। कौन कौन से? प्राथमिक स्तर का शिक्षण, दूसरा है माध्यमिक स्तर का शिक्षण, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा उच्च माध्यमिक स्तर का शिक्षण। यानी शिक्षण के उपागमों को हम चाहें तो इन स्तरों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कुल मिला के शिक्षण के उपागम का अर्थ यह है कि कौन से स्तर पर कौन सी शिक्षण की विधियां अधिक उपयुक्त रहेगी बच्चों के लिए, इस बात को स्पष्ट करना ही शिक्षण के क्या कहलाएंगे? उपागम कहलाएंगे, है ना। ये बात आप तक कंप्लीट हो गई होगी। जितने भी मित्र हमारी कक्षाओं से जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार जरूर आप इस कक्षा को अपनी ओर से जो भी योगदान देना चाहें जरूर दीजिए मित्रों। हम तो निस्वार्थ भाव से इस मैदान में हैं, कोशिश करते हैं कि आपका ये जो आने वाला समय है बहुत अच्छा बीते और आप बहुत अच्छी तैयारी करें। बस आग्रह इतना सा है कि जब आप इन कक्षाओं पर, है ना, विशेष ध्यान देते हुए छोटा सा जो आपका योगदान करना है वो समय रहते जरूर कीजिएगा, अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप बहुत सारे मित्रों तक इन कक्षाओं को पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। उससे नीच कार्य और कोई सा नहीं है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, और उससे श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं है जिससे हम दूसरों के लिए कुछ हित का काम करें। तो मित्रों आपको ये हितकर काम करना है। फिर देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने, ध्यान देना, शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार लाने तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मूल्यांकनात्मक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से, मूल्यांकनात्मक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए जो तरीके, पद्धति, जो विधियां, है ना, मेथड्स अपनाई जाती है संयुक्त रूप से उन्हें ही शिक्षण उपागम कहते हैं। जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो विधियां अपनाई जाती है संयुक्त रूप से उसी को हम क्या कहते हैं? उपागम। तो मैंने आपसे कहा था कि उपागम शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, उपागम का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताया कि शाब्दिक अर्थ होता है साधन, ध्यान देना, साधन। शाब्दिक अर्थ होता है पद्धति, शाब्दिक अर्थ होता है निकट, है ना, शाब्दिक अर्थ होता है समीप, समीप। इस तरह के बहुत सारे जो अर्थ हैं वो उपागम से निकलते हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये जो पद्धति है ये यहाँ हम जब शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में हम बात करते हैं तो इस पद्धति को सोपान भी इसका एक अर्थ निकलता है, सोपान, है ना, सोपान। तो उपागम के ये शाब्दिक अर्थ हैं। तो उपागम मूल रूप से शिक्षण की प्रणाली को कहते हैं, यानी उपागम मूल रूप से शिक्षण की प्रणाली को कहते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें, स्पष्ट कर लें कि उपागम मूल रूप से शिक्षण की प्रणाली ही है ना, और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस उपागम को हम प्रतिमान भी कह सकते हैं, यानी पढ़ाने का जो मॉडल है, प्रतिमान का मतलब आप जानते हैं ना, मॉडल, पढ़ाने का आपका क्या मॉडल होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, है ना। तो किसी भी प्रतिमान की जब हम बात करते हैं या उपागम की हम बात करते हैं तो उसके 4 चरण हो सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उपागम के कितने चरण होते हैं, तो उपागम के या प्रतिमान के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है मित्रों उद्देश्य। पहला चरण उद्देश्य है कि आप जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, यानी ये पहला चरण है कि आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जिस विषय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ना। तो जो कार्य पूर्ण करना है वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। जो भी कार्य हम पूर्ण करना चाहते हैं, है ना, जिस प्रतिमान या उपागम के अंतर्गत, तो वो उसका उद्देश्य कहलाएगा। फिर मित्रों आता है संरचना। कार्य पूर्ण करने हेतु जो योजना बनाएंगे मित्रों वो संरचना कहलाएगी, है ना। ये तो उद्देश्य है कि आप जो है कौन सा कार्य पूरा करना चाहते हैं, यानी ये तो कुल मिला के कार्य है जो आप पूरा करना चाहते हैं। उसको पूरा करने के लिए दूसरा चरण होगा मित्रों, वो होगा संरचना, यानी योजना बनानी है। तीसरा जो है वो सामाजिक प्रणाली, यानी यहाँ क्रियान्वयन हो जाएगा मित्रों, यहाँ जो है क्रियान्वयन, ठीक है। सामाजिक प्रणाली का अर्थ यहाँ हम क्रियान्वयन करेंगे। और मूल्यांकन का मतलब आप जानते हैं कि आखिर उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, है ना, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इस बात का पता हम लगाएंगे। वो किससे लगाएंगे मित्रों? मूल्यांकन से। तो कोई सा भी उपागम हो,
हिंदी भाषा शिक्षण के जो अलग अलग उपागम हम पढ़ेंगे, उन सभी उपागमों में अगर मोटे तौर पर हम कहेंगे तो उसके 4 चरण या क्या होंगे मित्रों, प्रतिमान होंगे। और उसमें पहला प्रतिमान होगा उद्देश्य, पहला चरण होगा उद्देश्य, दूसरा होगा संरचना, तीसरा होगा सामाजिक प्रणाली और चौथा क्या होगा मित्रों, मूल्यांकन। ठीक है मित्रों, तो ये एक शॉर्ट में आपको बात बताने का प्रयास किया है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं मित्रों कि उपागम के प्रकार कितने होते हैं। वैसे अलग अलग पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो उपागम के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य को अगर हम बांटे तो मित्रों मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, गद्य और पद्य शिक्षण। तो हम कह सकते हैं गद्य शिक्षण के उपागम, पद्य शिक्षण के उपागम। ठीक है, अब गद्य शिक्षण में भी कई बार हम देखते हैं नाटक शिक्षण के उपागम होते हैं, रचना शिक्षण के उपागम होते हैं हमारे सामने, पाठ संसर्ग उपागम होते हैं, ये भी हो सकते हैं, है ना, कहानी शिक्षण उपागम हो सकते हैं, व्याकरण शिक्षण उपागम हो सकते हैं। यानी व्याकरण शिक्षण के लिए क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी उपागम कहलाए जाते हैं मित्रों। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख जो परीक्षा उपयोगी उपागम है वो आपके सामने है। मुख्य रूप से हम 5 उपागमों, है ना, 5 पद्धतियों, 5 तरीकों, 5 दृष्टिकोणों की चर्चा यहां पर करेंगे। अगर स्तर पर आधारित उपागमों की हम बात करें तो 3 स्तर होते हैं हमारे विद्यालय शिक्षा में। पहला स्तर होता है मित्रों प्राथमिक स्तर, दूसरा स्तर होता है मित्रों माध्यमिक स्तर, तीसरा स्तर होता है मित्रों उच्च माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का जो प्रवर्तन या निर्धारण जो किया है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है मित्रों, और ये जो स्तर होता है वो स्मृति पर आधारित होता है। बच्चे इसमें जो है बहुत अच्छे से रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, है ना। ये स्तर जो है वो स्मृति पर आधारित होता है। दूसरा होता है माध्यमिक स्तर मित्रों, इसके प्रवर्तक हैं एच.एस.सी. मॉरिसन, जो अवबोध स्तर होता है। अवबोध स्तर पर इस तरह का अधिगम करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और उच्च माध्यमिक स्तर के जो प्रवर्तक है मित्रों वो हंट हैं, जो चिंतन स्तर है, एक प्रकार से चिंतन, यानी प्राथमिक कक्षाओं में स्मृति, माध्यमिक कक्षाओं में अवबोध, और जो उच्च माध्यमिक कक्षाएं हैं वो चिंतन पर आधारित होती हैं। ये स्तर पर आधारित अप्रोच के प्रकार है। आपसे कोई कहे कि स्तर पर आधारित उपागम के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। अगर हम बात करें कि उपागम के प्रकार कितने होते हैं मित्रों, तो यहां उपागम के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 5। उपागम के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से आप देखिए, बहुत शॉर्ट में यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला उपागम जो है वो है हर्बर्टी उपागम। 1898 ईस्वी में अमेरिका में मित्रों जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है ना, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, है ना, इन्होंने इस उपागम का एक प्रकार से प्रवर्तन किया, हर्बर्टी उपागम। और क्रमिक विकास का अध्ययन, इसमें जो है वो मित्रों क्रमिक विकास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इस उपागम के अंतर्गत। दूसरा उपागम जो है मित्रों वो है प्रयोजनवादी उपागम, जिसको प्रायोजना या प्रोजेक्ट उपागम भी कहते हैं, प्रायोजना या प्रोजेक्ट उपागम भी कहते हैं। 1918 ईस्वी में अमेरिका में मित्रों किलपैट्रिक ने इस उपागम का एक प्रकार से प्रवर्तन किया। और क्रियात्मक कौशल का विकास, इसमें क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है, इसमें क्रियात्मक कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा जो उपागम है जिसको यूनिट सिस्टम या इकाई उपागम या चक्रीय उपागम के नाम से भी जानते हैं, 1926 ईस्वी में मित्रों ध्यान देना, कनाडा में एच.सी. मॉरिसन ने इसका प्रवर्तन किया। इकाई योजना का निर्माण, अगर इसमें हम देखें तो इकाई योजना का निर्माण, यूनिट प्लान जो हम बनाते हैं, एक जैसे जो हमारे पाठ हैं उनको एक यूनिट के रूप में पढ़ाते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा पाठ है उसको हम कई पाठ योजनाओं में बांटकर पढ़ाते हैं, तो वो यूनिट सिस्टम है एक प्रकार से। फिर मित्रों मूल्यांकन उपागम बहुत महत्वपूर्ण उपागम है कि जितना हम पढ़ाते हैं मित्रों उसका समय रहते क्या होना चाहिए, विविध दृष्टिकोणों से उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये मूल्यांकन उपागम है, ध्यान दीजिए। मूल्यांकन उपागम किसने दिया, 1956 ईस्वी में अमेरिका में B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम दिया है, और ये बौद्धिक विकास पर आधारित होता है, बौद्धिक विकास पर आधारित है। फिर मित्रों पांचवा जो है वो है NCERT, जिसको हम भारतीय उपागम भी कहते हैं। तो कहा जाए कि हमारा भारतीय उपागम कौन सा है, तो NCERT द्वारा जो उपागम निर्धारित किया गया मित्रों वो हमारा भारतीय उपागम है। 1961 ईस्वी में संस्था द्वारा यानी NCERT के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और इसमें मित्रों मुख्य रूप से दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए जो दैनिक पाठ योजनाओं का एक मॉडल जो है विकसित किया है वो हमारी NCERT ने किया है।
30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना के साथ ही इस उपागम पर जो है कार्य प्रारंभ हो गया था। तो मुख्य रूप से उपागम के प्रकार अगर पूछे तो 5 प्रकार बताने हैं, ये वाले पांचों प्रकार, और स्तर के आधार पर जो है अगर उपागम के प्रकार पूछे तो स्तर के आधार पर जो है मित्रों उपागम के 3 प्रकार हैं। प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है और उच्च माध्यमिक स्तर है। मित्रों यहां तक क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए मित्रों, मैं बहुत आपको भटकाना नहीं चाहता, बहुत सरलता से आपको बात बताना चाहता हूं। हर्बर्टीय उपागम, जिसको अमेरिका उपागम भी कहा जाता है, हर्बर्टीय उपागम कह दो या अमेरिका उपागम कह दो, एक ही बात है। हर्बर्ट की जो पंचपदी है मित्रों, है ना, जैसा कि आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और पाठ योजना को हम क्या कहते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं मित्रों। शिक्षण की यह प्राचीनतम पद्धति है और 1898 ईस्वी में अमेरिका में इस पद्धति का सूत्रपात किया गया। हर्बर्ट ने पाठ योजना के कितने पद बताए मित्रों? 4। ध्यान देना, हर्बर्ट ने तो 4 ही पद बताए थे, है ना, लेकिन उनके शिष्यों ने और एक पद इसमें जोड़ दिया मित्रों, और इस प्रकार से हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से यह जो है शिक्षण विज्ञान में प्रसिद्ध है मित्रों। तो ये 4 पद जो बताए वो कौन कौन से थे? हर्बर्ट ने जो पाठ योजना के 4 पद बताए, ध्यान देना, पहला स्पष्टता, दूसरा है संबद्धता, तीसरा है व्यवस्था और चौथा है विधि। अब आप देखिए उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है जिल्लर, ध्यान रखना, याद रखना है। जिल्लर ने स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया। स्पष्टता को कितने भागों में बांट दिया? स्पष्टता का एक भाग प्रस्तावना, दूसरा भाग क्या कह दिया? प्रस्तुतिकरण। ध्यान रखना, उनके शिष्य जिल्लर ने यह किया। अब उनके एक शिष्य और होते हैं, वो है राइन। राइन ने उद्देश्य कथन और जोड़ दिया। राइन ने उसमें एक चीज और जोड़ दी, और क्या जोड़ दिया? उद्देश्य कथन। यानी जब हर्बर्ट की बात करते हैं तो हर्बर्ट ने पाठ योजना के 4 ही पद बताए, वो कौन कौन से? स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। ध्यान रखना, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। लेकिन इन्होंने स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया। किसने? उनके शिष्य जिल्लर ने, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, और इन्होंने, राइन ने एक नया ही कथन उसमें उद्देश्य, मतलब एक चरण और जोड़ दिया, जिसको हमने कहा उद्देश्य कथन। पाठ योजना के निर्माण में हम इन सभी चरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसके फाइनल जो चरण है मित्रों वो ये है। कौन कौन से? पहला चरण कहलाएगा प्रस्तावना, ध्यान देना। दूसरा अभी आया ये परीक्षा में, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी ये प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी का क्रम है, तो आप ध्यान रखना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर मित्रों तुलना, ठीक है। चौथा जो है उसको सामान्यीकरण या नियमीकरण कहते हैं। 5वां जो है मित्रों प्रयोग या अभ्यास कहलाता है, प्रयोग या अभ्यास। तो ध्यान रखना, ये हर्बर्ट की पंचपदी के 5 चरण, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण या नियमीकरण, जिसको जनरलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, प्रयोग या अभ्यास, ठीक है। ये 5 चरण है मित्रों। और सामान्यीकरण का अर्थ क्या होता है? सामान्यीकरण का यह अर्थ होता है कि बच्चों को हम बहुत सारे उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों में कॉमन बात ढूंढने के लिए जब उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो उन उदाहरणों में अगर कॉमन बात ढूंढ लेते हैं, ये सामान्यीकरण है। ये जनरलाइजेशन है कि अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, ये जनरलाइजेशन है। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए, उसके बाद बच्चों ने इस जनरल बात को उन सारे उदाहरणों में से खोज कर निकाल लिया, ये जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है। मित्रों इस विधि, है ना, इस उपागम की अगर विशेषता या गुणों की बात करें तो यह बाल केंद्रित उपागम है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित उपागम है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से आगमन विधि का प्रयोग करते हैं हम, है ना। इसके अंतर्गत किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं? आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षण की भूलों को कम करती है, शिक्षक की भूलों को कम करती है। क्यों? क्योंकि पहले ही पाठ योजना का निर्माण कर लेते हैं, तो हमसे जो कई गलतियां होने वाली होती है वो कम हो जाती है मित्रों। तो शिक्षक की भूलों को कम करती है। क्रमिक ज्ञान दिया जाता है बिल्कुल सही कहा, इसमें क्रमिक ज्ञान दिया जाता है, क्रम से इसमें ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है, क्रमिक ज्ञान दिया जाता है, ठीक है मित्रों। अब आप देखिएगा, हिंदी विषय के लिए उपयुक्त नहीं। अगर दोष की बात करें तो पर्टिकुलर हिंदी भाषा के लिए उपयुक्त नहीं है। एक प्रकार से निरस विधि, समय अधिक लगता है, रसानुभूति का अभाव है ना, क्योंकि एक के बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो इसमें जो रसानुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि पाठ योजना कहीं न कहीं चरणों में बंधी हुई होती है। तो ये इसके दोष है। अब दोष निकालने ही होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपागम है मित्रों हमारा, पहला हो गया हर्बर्टीय उपागम। दूसरा उपागम जो महत्वपूर्ण है मित्रों वो है मूल्यांकन उपागम। आप जानते हैं कि जब शिक्षण कराया जाता है तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों उस शिक्षण की प्रक्रिया में कितने सफल हुए, या शिक्षण के जो उद्देश्य हैं
उनकी पूर्ति में शिक्षक कितने सफल हुए, छात्र वास्तव में जो है कितना अधिगम कर पाए, इन सब बातों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन उपागम की या मूल्यांकन के अप्रोच की आवश्यकता रहती है। मूल्यांकन उपागम का जो प्रवर्तन किया गया है मित्रों, वो 1956 ईस्वी में अमेरिका में बीएस ब्लूम द्वारा किया गया। ध्यान रखना, मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं बीएस ब्लूम, बिल्कुल पक्का करेंगे बीएस ब्लूम। ठीक है मित्रों, इनके सहयोगी रहे एच.सी. मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, इनके सहयोगी रहे मित्रों। मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धिक विकास करना। वास्तव में जो घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे लगाकर शिक्षक ने पढ़ाया, वास्तव में बच्चे जो हैं उसके अभ्यस्त हुए हैं या नहीं, बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो मित्रों, आपको मजा आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताओ तो जरूर, है ना। आपके कमेंट की तो आवश्यकता रहती है, जीवंतता बनी रहती है। आप लगातार अगर कुछ कहते रहेंगे तो एक जिज्ञासा भी बनी रहती है मित्रों। और आपके लिए कक्षाएं, बस प्रमुख शिक्षण विधियों को और आप तक पहुंचाऊंगा, है ना। एक उपलब्धि परीक्षण पर और एक क्लास लेनी है, उसके बाद प्रमुख शिक्षण विधियों को आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद रिवीजन मोड के लिए आपसे कुछ 1-1, 2-2 क्लासें मैं लेने वाला हूं, है ना। और उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए आएगी, तो इसलिए चिंता नहीं करें, आप तो बस पढ़ते रहें मित्रों, मुझे सब ध्यान है। व्यवहार परिवर्तन के 3 भाग होते हैं मित्रों। इसका मुख्य उद्देश्य, परीक्षा में प्रश्न आएगा, मूल्यांकन उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मूल्यांकन उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है बौद्धिक विकास, है ना। हमने यहां पर जो पढ़े हैं मित्रों, इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, आप देखिएगा, क्रमिक विकास का अध्ययन, यहां उद्देश्य। ठीक है मित्रों, ये जो उपागम है, इनके उद्देश्य क्या है वो हमने यहां नीचे लिखे, और ये जो है मित्रों वो प्रवर्तक हैं। ध्यान रखना, ये प्रवर्तक हैं, ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, कहां प्रवर्तन हुआ है, कब हुआ है, वो वाली बात आ गई। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए मित्रों, यहां तक हमने बात कर ली। अब मूल्यांकन उपागम की हम बात कर रहे थे। यहां व्यवहार परिवर्तन के 3 भाग होते हैं। छात्रों में जो व्यवहारगत परिवर्तन होंगे उसके 3 भाग होते हैं, है ना। अधिगम हुआ है, बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित जो परिवर्तन हम उद्देश्यों के रूप में चाहते हैं, तो 3 प्रकार के यहां व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। एक होता है मित्रों ज्ञानात्मक, दूसरा होता है क्रियात्मक, और तीसरा होता है भावात्मक। आप भी किसी विषय को पढ़ते हैं तो एक ज्ञानात्मक अधिगम होता है, एक क्रियात्मक अधिगम होता है, और एक होता है भावात्मक अधिगम। यानी आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो 3 भागों में यहां पर दिखाई देंगे। मूल्यांकन उपागम के पदों की अगर हम बात करें या चरण की बात करें मित्रों, तो इस उपागम के जो चरण हैं वो है, पहला ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है उपयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, और छठा है मूल्यांकन। ये मूल्यांकन उपागम के पद हैं। परीक्षा में पूछे जाएंगे मूल्यांकन उपागम के पद क्रमानुसार हैं, तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान, अवबोध, उपयोग याद रखिए, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, और छठा क्या है मित्रों? मूल्यांकन। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा जो उपागम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम चक्रीय उपागम के नाम से भी जानते हैं। इस चक्रीय उपागम का दूसरा नाम यूनिट सिस्टम या इकाई उपागम भी है। इस इकाई उपागम के जो प्रवर्तक हैं वो है मित्रों एच.सी. मॉरिसन। प्रवर्तन कहां हुआ मित्रों? कनाडा में हुआ। कब हुआ? 1926 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 1926 ईस्वी में कनाडा में एच.सी. मॉरिसन द्वारा एक उपागम का प्रवर्तन किया गया, जिसका नाम है मित्रों चक्रीय उपागम, इकाई उपागम या यूनिट सिस्टम उपागम कह सकते हैं, है ना। यानी इकाई योजना का निर्माण व संचालन शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षण के दौरान, है ना, शिक्षण प्रक्रिया में मित्रों इकाई योजना का जो निर्माण है मित्रों वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आप देखिए, इकाई योजना का निर्माण व संचालन, अध्यापक द्वारा एक चक्रीय योजना की प्रस्तुति दी जाती है। अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है? एक चक्रीय योजना की प्रस्तुति दी जाती है मित्रों। अब इसमें चक्रीय योजना की प्रस्तुति कैसे? आप देखिए, इसके जो प्रमुख चरण या पद हैं, सबसे पहले अन्वेषण या खोज करना। सबसे पहले अन्वेषण या खोज की जाती है कि इस पुस्तक में जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से ऐसे पाठ हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। यह अन्वेषण या खोज का विषय है। उसके बाद उन सबको मिलाकर एक यूनिट प्लान बनाया जाता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद मित्रों आत्मीकरण या स्वांगीकरण, व्यवस्था या संगठन, और व्याख्या। मित्रों ये जो पद हैं, ये चरण जो हैं वो किसके हैं? चक्रीय उपागम के, है ना। चक्रीय उपागम एक प्रकार से 1 नंबर से शुरू होता है, फिर वो उसी जगह आकर वापस समाप्त हो जाता है। ये चक्रीय उपागम कहलाता है या यूनिट सिस्टम कहलाता है। हमने एक पाठ योजना बनाई,
ठीक है, दूसरी पाठ योजना बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, पांचवी बनाई, ये एक दूसरे से संबंधित है, घूम फिर कर ये एक चक्र के रूप में कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम चक्रीय उपागम के नाम से भी जान सकते हैं। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है और ना आपको घबराना है। फिर मित्रों अगला उपागम है हमारा, वो है प्रयोजनवादी उपागम, जिसको प्रोजेक्ट उपागम भी कहते हैं। आप जानते हैं एक मेथड का नाम है प्रोजेक्ट मेथड, है ना। ये प्रोजेक्ट मेथड ही अगर देखा जाए, बच्चों को इसके द्वारा, है ना, सिखाना या समझाना। तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, बच्चे खुद करके सीखते हैं मित्रों, क्रियात्मक ज्ञान का विकास होता है। तो यहां पर ये जो प्रोजेक्ट उपागम है या प्रयोजनवादी उपागम है, इसका प्रादुर्भाव भी 1918 ईस्वी में अमेरिका में हुआ है। और सर्वप्रथम इस प्रोजेक्ट उपागम का जो विचार आया है मित्रों, वो जॉन ड्यूवी को आया है, विचार उनको आया है। लेकिन धरातल पर इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो जॉन ड्यूवी के शिष्य विलियम हर्ड किलपैट्रिक माने जाते हैं। विलियम हर्ड किलपैट्रिक जो है इसके क्या माने जाते हैं मित्रों, प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हर उपागम का एक मुख्य उद्देश्य है ना। जैसे यहां पर आप देखिए इस उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। क्रियात्मक कौशल का विकास कब होगा, जब जब छात्र स्वयं करके सीखेगा, शिक्षक के निर्देशन में। जहां वो गलती करेगा शिक्षक उसको गाइड करेगा, मार्गदर्शन देगा, तो वो मित्रों क्रियात्मक कौशल का विकास होगा वहां पर। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या परियोजना के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सर्जनात्मक या रचनात्मक प्रायोजना हो सकती है, समस्यात्मक प्रायोजना हो सकती है, आनंदात्मक प्रायोजना हो सकती है, अभ्यास। प्रायोजना से अगर आपको थोड़ा कहीं दिक्कत आती है तो आप प्रोजेक्ट शब्द ध्यान में रखें, है ना। जो रचनात्मक प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ समस्यात्मक प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या आती है, इनका समाधान कैसे करें। कुछ आनंदात्मक प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रयोजना के प्रकार हैं। आपसे पूछा जाए प्रयोजना के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए मित्रों इसके पद या चरण कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट मेथड के पद या चरण कौन कौन से हैं, है ना। प्रोजेक्ट मेथड के पद या चरण, सबसे पहले मित्रों क्या होता है, परिस्थिति निर्माण या उत्पन्न करना। छात्रों के मध्य में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करना कि सभी छात्र उस बिंदु पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए, तब मजा आएगा प्रोजेक्ट मेथड में। फिर है मित्रों प्रायोजना का चुनाव। उसके बाद जब वो एक प्रकार से उस समस्या से कहीं न कहीं रूबरू होते हैं, तो फिर हम पर्टिकुलर उस एक बिंदु का क्या करते हैं, चुनाव, वो प्रायोजना का चुनाव होगा। फिर जब प्रायोजना का चुनाव हो गया तो उसके बाद उसकी एक रूपरेखा, एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, कैसे 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 हमें क्या क्या करना है। फिर मित्रों योजना का क्रियान्वयन, फिर धरातल पर उसको क्रियान्वित करेंगे, योजना का फिर मूल्यांकन करेंगे और योजना का लेखा जोखा या निष्कर्ष। ये प्रमुख रूप से प्रोजेक्ट अप्रोच के या प्रायोजना विधि के, प्रायोजना उपागम के चरण है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा 6 चरण होते हैं। प्रायोजना विधि के गुण क्या है मित्रों, जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, वो मनोवैज्ञानिक विधि है ना। तो हम कहेंगे कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, परिश्रम करने की आदत हो जाती है। छात्रों में परिश्रम करने का एक गुण जो है वो विकसित हो जाता है, किसके द्वारा, प्रायोजना विधि के द्वारा या प्रायोजना उपागम के द्वारा या प्रयोजनवादी उपागम के द्वारा। तो अभी कभी आ सकता है प्रयोजनवादी उपागम के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ध्यान रखना इन सब बातों के आधार पर सत्य और असत्य की हमें पहचान करनी है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप जब बच्चों के सामने इस तरह की कोई कंडीशंस पैदा करेंगे, बच्चे फिर उस कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए, उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बनाने के लिए खुद ही प्रयास करेंगे मित्रों। तो ये स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोष की अगर बात करें मित्रों, तो ये एक लंबी विधि है कि पहले परिस्थिति पैदा करो, है ना, फिर रूपरेखा का निर्माण करो, फिर धरातल पर उसका क्रियान्वयन करो, है ना, फिर लेखा जोखा रखो, निष्कर्ष निकालो, एक लंबी विधि है। फिर मित्रों समय व धन अधिक लगता है, ये बात सही है। इस विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में ही हम प्रोजेक्ट कार्य करा सकते हैं, छोटी कक्षाओं में हम प्रयोजना विधि का उपयोग इतना सरलता से नहीं कर सकते मित्रों। अब बात करते हैं कि भारतीय उपागम कौन सा है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी द्वारा जो उपागम या दृष्टिकोण या अप्रोच प्रस्तुत की गई उसको हम भारतीय उपागम के नाम से जानते हैं। अब एनसीईआरटी की नेशनल काउंसिल्स, है ना, नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशन रिसर्च फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई है मित्रों, है ना। तो 1961 ईस्वी में इस संस्था के द्वारा ही एक उपागम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षण के लिए एक उपागम दिया, जिसको हम पाठ योजना का विकास या निर्माण। इसका मुख्य उद्देश्य है दैनिक पाठ योजना कह सकते हैं, है ना। हर्बर्टीय वाला कार्यक्रम था ही, लेकिन दैनिक पाठ योजना का विकास या निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य किस इस एनसीईआरटी उपागम का मुख्य उद्देश्य है दैनिक पाठ योजना का निर्माण या विकास करना। इसके 3 चरण है मित्रों, दैनिक पाठ योजना या इस एनसीईआरटी उपागम के 3 चरण है। पहला निविष्ट, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा प्रदान। यानी पहला है इनपुट यानी उद्देश्यों की पहचान करना या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण करना कि इस पाठ को पढ़ाने से बच्चों में कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन हम लाएंगे, इसका निर्धारण पहले करना, इसको इनपुट कहते हैं। बाद में उन व्यवहारगत परिवर्तनों को लाने के लिए जो प्रक्रियाएं हम शिक्षण के दौरान अपनाएंगे वो मित्रों विविध शिक्षण प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रोसेस के अंतर्गत आएगी। फिर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा व्यवहार में परिवर्तन, जो मौखिक और लिखित दोनों ही तरह की स्थिति में हो सकता है। बच्चों में जो हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया था, क्या शिक्षण प्रक्रियाओं के दौरान उसके बाद क्या उनमें व्यवहारगत कोई परिवर्तन हुए हैं, यह आउटपुट के अंतर्गत आएगा, जिसको प्रदान कहते हैं। निविष्ट, प्रक्रिया और प्रदान हिंदी में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये इसके चरण है किसके, एनसीईआरटी उपागम के। ये 3 चरण हैं। अब आप देखिए मित्रों, एनसीईआरटी उपागम की अगर हम बात करते हैं तो इस उपागम की विशेषताएं क्या क्या हैं, आप देखिए इस उपागम की जो प्रमुख विशेषताएं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों देखिए, पाठ नियोजन अत्यंत सरल रूप से निर्मित हो जाता है इस उपागम के अंतर्गत। अन्य उपागमों की अपेक्षा यह उपागम व्यावहारिक है मित्रों, है ना, अधिक सुनिश्चित और स्पष्ट है। तीनों पक्षों, है ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक का उपयोग इस उपागम के अंतर्गत अच्छे से हो सकता है। यह उपागम प्रक्रिया पर आधारित है, मानसिक योग्यताओं पर अधिक बल दिया जाता है। ये इस उपागम की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम बात करते हैं मित्रों कि भाषा तत्व शिक्षण के उपागम कौन से हैं, तो भाषाई तत्वों की ज्ञान प्राप्ति के 2 माध्यम हैं। भाषाई तत्वों की ज्ञान प्राप्ति के 2 माध्यम या 2 उपागम हैं। एक उपागम को हम कहते हैं पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा है मित्रों रचना शिक्षण उपागम, है ना। रचना में हम कई प्रकार की रचनाएं कर सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं, है ना, हम जो है कहानी की रचना कर सकते हैं, नाटक की रचना कर सकते हैं, वो सब जो है रचनात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ गए, है ना। और दूसरा यहाँ पर देखें पाठ संसर्ग उपागम, जब हम पाठ पढ़ाते हैं और उस पाठ के साथ साथ भाषा के विविध तत्वों, व्याकरण आदि का ज्ञान अगर हम बच्चों को कराते हैं तो वो पाठ के संसर्ग के साथ साथ भाषा के अन्य जो बिंदु हैं उनको पढ़ाना मित्रों, ये जो है वो पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो हिंदी भाषा शिक्षण के जो उपागम है या शैक्षिक उपागम है वो आप तक पहुंच गए हैं अच्छी तरह से। घबराने की जरूरत नहीं है। उपागम का अर्थ जो है वो है दृष्टिकोण, पद्धति, यानी किस विधा को पढ़ाने के लिए किस तरह का या किस स्तर पर किस विधि से हम पढ़ाएं कि अधिगम या जो आउटपुट है वो अधिक से अधिक हमें मिल जाए। ये जो अप्रोच या दृष्टिकोण है वही जो है मित्रों क्या है, उपागम है। सार रूप में एक बार पुनः आपके सामने रखता हूं तो 5 प्रकार के हमारे सामने उपागम है मुख्य रूप से, जिसमें हर्बर्टी उपागम है, दूसरा प्रायोजना उपागम है, तीसरा चक्रीय उपागम है ना, चौथा मूल्यांकन उपागम है और 5वां एनसीईआरटी या भारतीय उपागम है मित्रों। ये 5 उपागम है। स्तर के आधार पर बात करें तो उपागम को 3 भागों में हम बांटते हैं। प्राथमिक स्तर का उपागम, दूसरा जो है माध्यमिक स्तर का उपागम और तीसरा जो है उच्च माध्यमिक स्तर का उपागम जो चिंतन पर आधारित होता है। हंट इसके प्रवर्तक हैं मित्रों, है ना। माध्यमिक के जो है वो मॉरिसन प्रवर्तक हैं। अवबोध पर आधारित होता है, अवबोध स्तर पर आधारित होता है। और यहां पर देखें तो हर्बर्ट जो है वो हमारे प्राथमिक स्तर के उपागम के प्रवर्तक हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा कि ये जो उपागम है, इन उपागमों के अंतर्गत ही विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, है ना, भाषाई शिक्षण को बहुत मजबूती देने का प्रयास किया जाता है। वो स्तर के अनुरूप भी है
और जो बच्चों का जो हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बच्चों में लाना चाहते हैं उसके अनुरूप भी है। तो मित्रों, यहां तक हमने जो है आज के इस अध्याय को पूरा कर लिया है। क्लास आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट के द्वारा ही बताएं, और अगर अच्छी लगती है तो अन्य मित्रों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य आप जरूर करें। शिक्षक होने के नाते यह आग्रह मेरा आपसे बनता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आलस्य कर जाओ, मैं नहीं करूंगा। आपको कक्षा देनी है, हमने थोड़ा समय बदला है, लेकिन इस समय का इसलिए बदलाव है कि आप दिन भर में बहुत सारे बच्चे इन कक्षाओं के संपर्क में आ जाएंगे। रात्रिकालीन स्थितियों में थोड़ा सा बच्चे कम संपर्क में आ पाते हैं, है ना। तो आप पढ़िएगा, और बाकी और चीजें आपके साथ साथ चल रही है मित्रों। आप सभी के लिए शुभकामनाएं हमेशा हैं, और साथ ही साथ आपसे आग्रह भी है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि L1 और L2 के लिए हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। L1 के लिए 49 रुपीज में है और L2 के लिए 99 रुपीज में है। कुछ बच्चों के SMS आए मित्रों की, जिसमें सर हमारे मॉडल पेपर, मित्रों मॉडल पेपर भी आ जाएंगे, चिंता ना करें। पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं, कुछ हमारा सिलेबस चेंज है, लेकिन फिर भी जो पुराने प्रश्न हैं वो भी आपके डाल देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 99 रुपीज में क्या है मित्रों, क्या दे सकते हैं बताइए। लेकिन फिर भी मैं अंत तक आपके प्रश्न डालता रहूंगा, आप घबराएं नहीं। बस आप तो इन शिक्षण ये जो टेस्ट सीरीज है इसका उपयोग करें, है ना। और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। PDF मित्रों आपको जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, और पहली बार अगर आप चैनल पर पधारे हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपके लिए कक्षाएं जो है मिलती रहेगी। धन्यवाद।